This country will not be Hindi Rashtra or Hindu Rashtra. एक्टर प्रकाश राज ने कहा कि यह देश ना तो हिंदी राष्ट्र होगा और ना ही हिंदू राष्ट्र। जातिवाद आज भी मौजूद है, हम इसे नकार नहीं सकते, इसलिए हाथरस जैसी घटनाएं होती है। इसी वजह से इस्लाम के प्रति नफरत फैलती है। अंबेडकर का संविधान सभी को समान अधिकार देता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आरएसएस बीजेपी के माध्यम से फिर से इस देश में मनुस्मृति लाना चाहती है। Today's RSS wants to bring that barbaric Manusmriti back through BJP. इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम बताएंगे कि आखिर क्यों आरएसएस और बीजेपी को संविधान विरोधी निगाहों से देखा जाता है और क्यों लोगों को ये शक है कि आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता आज भी भारतीय संविधान को बदलने की है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। जाने माने एक्टर प्रकाश राज अपने फिल्मों के साथ साथ अक्सर अपने बेबाक बोल को लेकर भी सुर्खियों में छाए रहते हैं। प्रकाश राज एक बार फिर सुर्खियों में है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि उन्होंने समाज की उस सच्चाई को सामने रखा है जिसे आमतौर पर दूसरे एक्टर बोलने से कतराते हैं। एक्टर प्रकाश राज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह देश ना तो हिंदी राष्ट्र होगा और ना ही हिंदू राष्ट्र। उन्होंने हाथरस की घटना का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि जातिवाद आज भी मौजूद है और हम इसे नकार नहीं सकते। This country will not be Hindi Rashtra or Hindu Rashtra. No. Because that was the caste system. Today the caste system is still there. We can't deny it. It is etched because of thousands and thousands of years of conditioning in this country. That is why Hathras happens. प्रकाश राज अपने भाषण में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आज भी भारत में जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। समाज में भेदभाव, अन्याय और हिंसा की जो घटनाएं सामने आती है वे इसी गहरी जड़ जमा चुकी व्यवस्था की तरफ इशारा करती है। इसी संदर्भ में वे हाथरस जैसी घटनाओं का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जब तक समाज में जाति आधारित सोच जिंदा है तब तक बराबरी की बात अधूरी रहेगी। वे आगे ये भी कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सिर्फ हिंदुओं को अधिकार नहीं देता है बल्कि ईसाई, पारसी और जो भगवान को नहीं मानते हैं उन्हें भी अधिकार देता है। Ambedkar's constitution gives right not only to Hindus, to Christians, to Parsis, to people like me who don't believe in God also. संविधान के जरिए हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं ताकि इस देश में किसी की पहचान उसके धर्म, जाति या भाषा से नहीं बल्कि उसके नागरिक अधिकारों से हो। प्रकाश राज का संदेश यह है कि भारत की असली ताकत संविधान में निहित है और संविधान सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। अपने भाषण में प्रकाश राज ने आरएसएस और भाजपा पर बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मनुस्मृति के सिद्धांतों को वापस लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के प्रयास भारतीय संविधान के मूल्यों के विपरीत। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी खुलकर प्रकाश राज आरएसएस और बीजेपी की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर मुसलमानों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के नरसंहार की तैयारी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इस देश में जो कुछ हो रहा है वो नरसंहार की तैयारी है। वे मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, आदिवासियों को मिटाना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को मिटाना चाहते हैं। यही उनका एजेंडा है। प्रकाश राज ने आरएसएस को पानी के नीचे छिपा राक्षस और बीजेपी को कमल की संज्ञा देते हुए कहा कि असली ताकत आरएसएस के पास है, जो राजनीतिक पार्टी नहीं है। सिर्फ प्रकाश राज ही नहीं बल्कि ऐसे कई बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो बीजेपी और आरएसएस को संविधान विरोधी निगाहों से देखते हैं। आखिर क्या है वजह, आइए इस पर भी बात करते हैं। वर्ष 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस का मकसद राजनीति में चुनाव लड़ना नहीं था, लेकिन बाद में यह महसूस किया कि राजनीति में भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ बनाया। इसे आप आरएसएस का राजनीतिक विस्तार या राजनीतिक विंग कह सकते हैं क्योंकि जनसंघ के कई नेता और कार्यकर्ता आरएसएस पृष्ठभूमि से आते थे। आपातकाल के बाद जनसंघ दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर जनता पार्टी में शामिल हुआ, लेकिन बाद में डुअल मेंबरशिप यानी जनता पार्टी में रहते हुए आरएसएस से जुड़े रहने के मुद्दे पर विवाद हुआ। इसी विवाद के बाद 1980 में बीजेपी बनी। आज भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और मंत्री आरएसएस के सदस्य हैं या रह चुके हैं। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी आरएसएस के सदस्य और मोहन भागवत के बेहद करीबी माने जाते हैं। आरएसएस सीधे चुनाव तो नहीं लड़ता, लेकिन उसका विचार और केडर लंबे समय से बीजेपी जनसंघ की राजनीति को प्रभावित करता रहा है। अब इससे ये तो समझ आ रहा है कि बीजेपी और आरएसएस
आरएसएस के बीच संबंध क्या है। अब बात करते हैं उस समय की जब देश में संविधान तैयार हो चुका था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। उसके ठीक 4 दिन बाद यानी 30 नवंबर 1949 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक तीखी आलोचना छप। उसमें कहा गया कि हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है और यह भी लिखा गया कि संविधान निर्माताओं ने मनुस्मृति जैसी प्राचीन परंपरा को महत्व नहीं दिया। उसी लेख में यह शिकायत की थी कि प्राचीन भारत की संवैधानिक परंपराओं का कोई उल्लेख नहीं है। यह संविधान के खिलाफ वैचारिक आपत्ति का सबसे चर्चित उदाहरण माना जाता है। यहाँ आरएसएस मनुस्मृति को प्राचीन भारत का संविधान मान रहा है। उस समय संविधान विरोधियों में सबसे प्रमुख नाम एमएस गोलवलकर का आता है, जो आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक थे। गोलवलकर के दौर में आरएसएस भारतीय संविधान की उदार लोकतांत्रिक दिशा से सहमत नहीं था और मनुस्मृति को अधिक भारतीय मानने वाली सोच रखता था। लेकिन बाबा साहेब का स्पष्ट मत था कि भारत को आधुनिक लोकतांत्रिक समानता आधारित संविधान चाहिए। कोई ऐसा धर्मशास्त्र या सामाजिक ढांचा नहीं जो जन्म के आधार पर ऊंच नीच तय करे। आरएसएस ने काफी लंबे समय तक ना ही देश के तिरंगे को अपनाया और ना ही भारतीय संविधान को। इसी को लेकर विपक्ष भी लगातार आरएसएस और बीजेपी पर लगातार संविधान विरोधी होने का आरोप लगाती है। लेकिन बामसेब जैसे संगठन कांग्रेस को भी बीजेपी और आरएसएस के ही विचारधारा पर आधारित मानती है, क्योंकि जिस हेडगवार ने 1925 में आरएसएस की स्थापना किया था वो खुद एक कांग्रेसी था। इसी आधार पर अक्सर ये दावा किया जाता है कि कांग्रेस ने आरएसएस बनाया और आरएसएस ने बीजेपी। साथ ही आज के दौर में मूल निवासी बहुजन समाज को कांग्रेस से सतर्क रहने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि कांग्रेस हरे घास में हरा सांप है, जिसकी कथनी और करनी में फर्क होता है। यहाँ यह भी समझना होगा कि बाबा साहेब संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे, फिर आजाद भारत के पहले विधि मंत्री बने, लेकिन कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। नेहरू मंत्रिमंडल की कुछ नीतियों और काम करने के तरीकों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को इस्तीफा तक देने पर मजबूर किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि सरकार हिंदू कोड बिल जैसे बड़े सामाजिक सुधार कानून को मजबूती से पास नहीं करा सकी। उन्हें लगा कि मंत्रिमंडल सामाजिक न्याय के सवाल पर गंभीर नहीं है और जरूरी सुधारों को बार बार टाल रहा है। आज सिर्फ बीजेपी को संविधान विरोधी के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन यह भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर कांग्रेस अपने 55 साल के कार्यकाल में संविधान को पूर्ण रूप से लागू करती और संविधान को मजबूत करने की दिशा में काम करती तो आज संविधान को बदलने की बात नहीं की जा रही होती। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने संविधान को मुद्दा बनाया और सार्वजनिक मंचों से ये कहा कि भाजपा वाले संविधान बदलने के लिए 400 सीट का नारा दे रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस लोगों को संविधान के प्रति पहले ही जागरूक करती और संविधान की अहमियत क्या है, संविधान में दिए अधिकारों का महत्व कितना है, ये लोगों को सत्ता में रहते हुए बताती तो आज संविधान विरोधियों को जवाब खुद देश की जनता देती। हालांकि ये काम बामसेब जैसे संगठनों ने किया है। BS4 के माध्यम से संविधान को घर घर तक पहुंचाया है। संविधान को जनचर्चा का विषय बनाने में BS4 अभियान काफी मददगार साबित हुआ है। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में संविधान सबसे बड़ा मुद्दा रहा। इसलिए ये कहना कि सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ही संविधान विरोधी है, ये बात अधूरा होगा। कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में संविधान को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।